फ्रेंड्स नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने स्टडी को लगातार यहां पर जारी रखे होंगे और जारी रखना भी चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं और तैयारी अपनी अच्छे लेवल से बना के रखिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंटैक्स के बारे में। क्लास 11th और 12th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अदरवाइज अगर आप 9th और 10th में भी हैं, उसके बावजूद अगर आप चाहे तो इस वीडियो को देखना तो बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप 11th या 12th में हैं तो उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। सेंटेक्स में बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। सेंटेक्स का थोड़ा सा मतलब जान लेते हैं कि क्या होता है। सेंटेक्स का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स को एक करेक्ट अरेंजमेंट में रखना। ठीक है, मतलब कोई आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें ग्रामर की कोई मिस्टेक होगी, कहीं हेल्पिंग वर्ब रॉन्ग होगी, कहीं पर आपको प्रोनाउन की गलती होगी, कहीं पर नाउन की गलती होगी, एडजेक्टिव की गलती होगी, तो इसका अध्ययन हम सेंटेक्स के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए, सेंटेक्स के अंतर्गत जितने आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इंटरजेक्शन को छोड़ के उन सभी को हमको पढ़ना पड़ता है। और उसके साथ साथ एक चीज हमको और पढ़नी पड़ती है, आर्टिकल। तो आइए आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल के विषय में। ठीक, आर्टिकल मींस होता क्या है फ्रेंड्स? अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते कि आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी टॉपिक पढ़िए उसको हिंदी में क्या कहते हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपपद बोलते हैं या फिर अग्र शब्द बोलते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हो, उपपद या अग्र शब्द। फ्रेंड्स, जब बात ये होती है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां बहुत सारा भ्रम है, बहुत सारी कंफ्यूजन है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कोई आपसे पूछे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप यही बताइए कि आर्टिकल जो है 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, ए एंड दी को आर्टिकल कहते हैं, या आप बोल सकते हो कि ए एंड दी को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं, उपपद कहते हैं, अग्र शब्द कहते हैं। लेकिन अगर प्रश्न ये उठता है कि आर्टिकल कितने प्रकार का होता है, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आर्टिकल 3 प्रकार का होता है, ए एंड दी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। आर्टिकल 2 प्रकार का होता है, एक इनडिफिनिट आर्टिकल होता है और एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, यानी कि अनिश्चित उपपद और निश्चित उपपद। दो बातें याद रखिएगा। इनडिफिनिट मींस होता है अनिश्चित और डिफिनिट मींस होता है निश्चित। अब ए एंड दी को आर्टिकल कहते हैं, तो इनडिफिनिट के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? ए और एन आते हैं। और डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल आता है? दी आता है। देखिए, जो ए और एन का जो अर्थ निकलता है प्राय वो एक से होकर निकलता है, और ये वन मींस भी एक होता है। ये किसका? वन का बीक रूप होता है। और दिस दैट का बीक रूप कौन सा होता है? वो दी होता है। दी का खास कोई अर्थ नहीं होता सेंटेंस में। अब इसको इनडिफिनिट क्यों कहते हैं, इसको डिफिनिट क्यों कहते हैं? तो फ्रेंड, जब हम किसी भी नाउन, एक बात तो ये जान लीजिए कि आर्टिकल का जो प्रयोग करते हैं वो किसके पहले करते हैं। आर्टिकल या तो किसी नाउन के पहले आएगा या तो किसी एडजेक्टिव से पहले आएगा। जैसे अगर आपको कहना हो, मैं आपको एक सेंटेंस यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से इसको देखिएगा। लिखा गया कि आई सा ए बॉय। मैंने बोला आई सा ए बॉय। अब बताइए, ए क्या है? आर्टिकल है। किसके पहले आया है? बॉय के पहले आया। बॉय क्या है? बॉय आपका नाउन है। तो आर्टिकल किसी नाउन के पहले आता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ही इज द बेस्ट बॉय, अब देखिए बेस्ट के पहले दी आया हुआ है। बेस्ट शब्द क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव और नाउन के पहले आर्टिकल आते हैं। ठीक, दूसरी बात अब यहां पर हमको समझना क्या है कि इंग्लिश में जो आपके वावेल्स होते हैं फ्रेंड्स, कितने होते हैं? लेटर तो आप सब जानते हो 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में। कई बच्चे ये गलती करते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अल्फाबेट्स मींस भाषाएं, अल्फाबेट मींस वर्णमाला। तो इंग्लिश वर्णमाला में आपके जो स्वर होते हैं कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू। और जो आपके व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 21। यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर आपके जितनी भी चीजें बचते हैं, जितने भी आपके लेटर्स बचते हैं, सब क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। मैंने एक यहां पर नोट लिखा हुआ फ्रेंड्स, इस नोट को आप ध्यान से देखिएगा। टेट का एग्जाम अभी हुआ था 2 साल पहले, तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था, बच्चे बहुत कंफ्यूज थे। देखिए, जब कभी आपसे ये पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वावेल होते हैं, तो बिल्कुल आप 5 आंसर देंगे। कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, आप 21 बोलोगे। लेकिन ये प्रश्न अगर कभी आ जाए कि इंग्लिश में टोटल साउंड कितने होते हैं फ्रेंड्स, तो आपका जो आंसर होगा वो 44 होना चाहिए। 44 साउंड इंग्लिश में होते हैं। अब इसमें कुछ स्वर के साउंड होंगे और कुछ व्यंजन के साउंड होंगे, यानी कि कुछ वावेल के साउंड होंगे और कुछ कॉन्सोनेंट के साउंड होंगे। तो आपके 20 यानी कि 20 साउंड जो होते हैं वो स्वर के होते हैं, यानी कि वावेल के होते हैं। और 24 यानी कि 24 जो साउंड होते हैं वो व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट के होते हैं। तो 2 प्रश्न बना यहां पर कि अगर इंग्लिश वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, तो आपके 26, कितने वावेल होते हैं 5, और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं 21। बट अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि इंग्लिश में टोटल साउंड्स कितने होते हैं, आंसर आपका आएगा 44। कितने वावेल के साउंड होते हैं,
आंसर आएगा 20। और कितने कॉन्सोनेंट के साउंड होते हैं तो 24। तो इनको टोटल करके कितने हो जाते हैं 44 हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था कि इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं, ठीक, कितने वावल के कितने कॉन्सोनेंट के। तो 4 विकल्प पर वहां पर था, 4 विकल्प भी थे, बट बच्चे गलती क्या करते हैं ना कि अगर दे दिया गया विकल्प में एक 5 और 21 तो लोग यही टिक करके चले आते हैं। तो साउंड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, वावेल कॉन्सोनेंट पूछेगा तो वहां पर उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका एक प्रश्न यहां से बनता है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो इसको आप लोग कहीं पर नोट डाउन भी कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यूज ऑफ ए और एन, ये आपके इंटरमीडिएट में यूज भी किया जाता है और बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं कि ए और एन का प्रयोग करते कहां हैं। फ्रेंड तो आप सब जानते हो कि ऐसा वर्ड जिसकी शुरुआत स्वर यानी कि ए ई आई ओ यू से होती है, उसके पहले क्या यूज करते हो, एन का यूज करते हो। और जिनकी शुरुआत व्यंजन से होती है उसके पहले ए का यूज करते हो। ये नियम आप नॉर्मली जानते हो कि ए ई आई, जैसे एप्पल हो गया तो एन एप्पल हो गया, अम्ब्रेला हो गया एन अम्ब्रेला हो गया, गर्ल हो गया ए गर्ल हो गया, बॉय का हमने कर दिया तो ए बॉय हो गया। यहां तो आप कह सकते हो कि ए ई आई ओ यू से शुरुआत होगी सर तो एन लगाएंगे, अदरवाइज अगर किसी और लेटर से शुरुआत होगी तो ए लगाएंगे। फ्रेंड्स लेकिन इसके बहुत सारे अपवाद हैं, जैसे कि अगर कह दिया जाए ऑनेस्ट HONEST, तो आपके नियम के अनुसार जो आपने बताया कि अगर स्वर से शुरुआत होगी तो एन लगाएंगे, व्यंजन से होगी तो ए लगाएंगे। तो यहां अगर देखो तो शुरुआत किससे हुई, एच से हुई है। यश क्या है, यश तो व्यंजन है तो इसके पहले तो ए लगना चाहिए, ए ऑनेस्ट। लेकिन लगता क्या है, यूज क्या किया जाता है, एन ऑनेस्ट यूज किया जाता है। तो ये अपवाद है। अब देखिए अपवाद बहुत सारे हैं, अपवाद ए के प्रयोग में भी हैं और एन के प्रयोग में भी हैं। लेकिन सर कोई ऐसा नियम बताइए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर कोई ऐसा नियम बताइए कि एक नियम से ही हम समझ सकते हो कि एन का यूज करें कि ए का यूज करें। तो मैं जो आगे बोलने जा रहा हूं फ्रेंड्स, इस पे जरूर गौर कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूल से आप अपना काम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर किसी भी शब्द के पूर्व आपको ए और एन का यूज करना हो तो जिस शब्द के पूर्व आप ए और एन का यूज कर रहे हो ना, उसका हिंदी में क्या करो, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखो। किसमें बच्चों, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उस शब्द का हिंदी में उच्चारण लिखो। अगर उसका हिंदी उच्चारण छोटा आ से लेके आहा तक आता है तो आप उसके पहले एन का यूज कर दीजिए। अगर उसके हिंदी उच्चारण की शुरुआत का से ज्ञा तक होती है तो उसके पहले आप ए का यूज कर दीजिए। है ना बहुत ही मजेदार ट्रिक कि अगर आप जिस शब्द के पहले ए और एन का यूज करना चाहते हो उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करो। अगर उसका उच्चारण छोटा आ से आहा तक आता है तो उसके पहले एन का प्रयोग करो, क्योंकि छोटा आ से आहा ये हिंदी के क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अगर उसका उच्चारण का से ज्ञा तक आता है तो आप उसके पहले ए का यूज करो, क्योंकि ये क्या होता है, का से ज्ञा तक आपके व्यंजन होते हैं हिंदी में। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर हमें ए और एन का यूज करना है तो हम इंग्लिश को उतने तवज्जो नहीं देते हैं जितनी हम हिंदी को देते हैं, यानी कि सबसे पहले हिंदी प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे और अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन इससे निकलता है तो एन का यूज कर देंगे और इससे आता है तो ए का यूज करेंगे। तो आप देखो इंग्लिश का आपका वावेल कॉन्सोनेंट से कोई ज्यादा मतलब नहीं रह गया। यहां पर मैंने 10 एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे कि बॉय, एप्पल, यूनिटी, ऑनेस्ट, यूजफुल, बीए, एमए, यूनिवर्सिटी, ओमेन, आवर और आईएएस। अब आपको फ्रेंड्स यूज यहां पर करना है। बॉय, इसका उच्चारण आप करोगे या ना करोगे, आप जानते हो कि ए बॉय होता है। एन एप्पल, ये बचपन से पढ़ते आए हो कि एन एप्पल होता है। अब यूनिटी है फ्रेंड्स, अब वैसे तो यू आया हुआ है, इंग्लिश के अनुसार देखोगे तो सर है तो यहां पर तो एन होना चाहिए था। लेकिन जब आप यूनिटी का उच्चारण लिखोगे ना, देखिए कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे। अब शुरुआत किससे हुई है, या से हुई है। अब बताइए जो या है वो का से ज्ञा के बीच में आता है कि आ से आह के बीच में आता है। तो आप सब जानते हो कि व्यंजन है हिंदी का, तो हिंदी का व्यंजन होने के नाते यहां पर किसका यूज करेंगे, ए यूनिटी का यूज करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ऑनेस्ट। तो फ्रेंड्स देखो जब हिंदी लिखा जाता है ऑनेस्ट तो ऐसे लिखा जाता है, यानी कि बड़ा आ आता है। अब बताइए जो बड़ा आ है वो हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है, तो हिंदी का तो आप कहेंगे सर स्वर है। तो जब हिंदी का स्वर है आपको हिंदी के अनुसार यूज करना है तो क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट हो जाएगा। यूजफुल जैसे हो गया, हिंदी में आप लिखेंगे तो देखिए यूजफुल ऐसे लिखेंगे, फिर से या आ गया। और यू क्या है, यू तो इंग्लिश में तो स्वर है लेकिन हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में या क्या है, व्यंजन है, तो यहां पर ए यूजफुल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, बीए है। अब बीए का प्रोनाउंसिएशन लिखिए, बीए। अब बताओ बा आ गया, तो बा तो का से ज्ञा के बीच में ही तो आता है, तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एम में लिखा हुआ है, अब इसका भी लिखिए। कई बच्चे एम में उच्चारण ऐसे लिखते हैं जो कि रॉन्ग है, एम में ऐसे लिखा जाता है एम में। अब बताओ एड़ी वाला है, ये क्या है, ये भी तो स्वर है, तो क्या हो जाएगा, एन एम में हो जाएगा। लेकिन बी आएगा तो ए बी हो जाएगा। यूनिवर्सिटी लिखना है, जैसे आपने यूनिटी लिखा था, यूनिवर्सिटी भी आप ऐसे लिखोगे या से, तो क्या हो जाएगा, ए यूनिवर्सिटी।
आपको वुमेन लिखना है तो वुमेन देखिए ऐसे वुमेन। अब बताइए एन वुमेन की ए वुमेन, तो देखो वाह आया हुआ है का से ज्ञा के बीच में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए वुमेन हो जाएगा। ओके, आवर लिखना है तो एन आवर होता है आवर। आईएएस लिखना है तो क्या हो जाएगा आईएएस, तो इसकी भी शुरुआत किससे हो रही है आईएएस स्वर से हो रही हिंदी की, तो एन आईएएस हो जाएगा, ही इज एन आईएएस। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका यूज ऑफ ए और एन। क्या समझे कि अगर हमको किसी भी शब्द के पहले ए और एन का यूज करना है तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम उस शब्द का हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे। अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन छोटा आ से लेके आह तक यानी कि हिंदी के स्वर से निकलता है तो एन का प्रयोग करेंगे। अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत का से लेकर ज्ञा तक किसी भी लेटर से होती है, अक्षर से होती है, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना निकल के आया कि ए और एन का प्रयोग करना है तो तवज्जो हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन को देते हैं ना कि इंग्लिश को देते हैं। आपको कोई भी प्रश्न रॉन्ग नहीं होगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अभी दी का प्रयोग है फ्रेंड्स, मैं दी का प्रयोग भी लेके आऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको समय समय पे पीडीएफ भी मिला करेगी और टेस्ट पेपर भी मिला करेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू।